रहा हूँ, हर एक बात को ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है पहले समझना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। अब हमारे देश ने हमको, हमारे संविधान ने हमको कई सारे अधिकार दिए, कई सारे राइट्स दी। अब जब हमको राइट्स दिए गए हैं तो हम उन राइट्स को एंजॉय करते हैं हमारे देश में कि यस हमारी कंट्री ने, हमारे संविधान के पार्ट 3 ने, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, उसने हमको इतने सारे अधिकार दिए। बट जब आपको अधिकार दिए जाते हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारी भी होना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति। दैट्स वाई हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का भी प्रावधान है। केवल फंडामेंटल राइट्स का नहीं, केवल हमारा संविधान आपको केवल अधिकार नहीं देता है, वो आपको ये भी कहता है कि अगर आप अपने समाज के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, दैट्स वाई हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का भी प्रावधान है। केवल फंडामेंटल राइट्स का नहीं, केवल हमारा संविधान आपको केवल अधिकार नहीं देता है, वो आपको ये भी कहता है कि अगर आप इस समाज में रहते हो तो आपको समाज में रहने के साथ साथ कुछ ड्यूटीज को भी फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नैतिक या कुछ मौलिक जिम्मेदारियां आपकी होने वाली है, उन जिम्मेदारियों को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यहीं से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए याद रखिएगा, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? यहाँ पर मैं संविधान लागू होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ संविधान बनकर तैयार कब हो गया था। याद आ रहा है ना, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद एक साल के अंदर, मतलब 1950 के अंदर ये पूरा जो संविधान था वो हमारे देश में लागू हो गया। बट आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जब संविधान हमारे देश में लागू हुआ है, जब हमने संविधान बना दिया, उस टाइम तक हमारे देश के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। राइट्स दिए थे हमने, बट हमने ड्यूटी नहीं दी थी। हाँ नहीं थी, हमने ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करी। उस समय पर भी गांधी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, हालांकि स्टेटमेंट काफी पहले था। गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वी मस्ट फोकस ऑन ड्यूटीज एंड राइट्स, वो टेकन केयर ऑफ देमसेल्फ। हमें ड्यूटीज पे फोकस करना है। आप फंडामेंटल या किसी भी व्यक्ति की ड्यूटीज पे फोकस कीजिए और उसके राइट्स अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये महात्मा गांधी जी का कहना था। दैट मींस वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे थे कि भैया अगर फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान हम लोग संविधान में रखते हैं, ड्यूटीज का भी रखना चाहिए। बिकॉज़ जितने भी देश के नागरिक हैं उनको अपने कर्तव्यों का थोड़ा सा ज्ञान तो होना चाहिए कि यस इफ वी आर लिविंग इन दैट कंट्री, ऐसे देश में हम रहते हैं जहां पर बड़ी मुश्किल से हमको आजादी मिली है, तो इस आजादी को जब हम एंजॉय कर रहे हैं, हमको हमारा संविधान बड़े अच्छे अच्छे राइट्स दे रहा है कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं, कहीं पर भी हम रह सकते हैं, फ्रीडम हमारे पास, स्पीच एक्सप्रेशन, हमारे कुछ अधिकार भी हैं, तो हमारे कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए, हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। और यहीं से ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आया। बट शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि शुरुआत में संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट किया गया था। याद रखिएगा, मैं नेग्लेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको हटा दिया गया था, मतलब इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बट उसके बाद कुछ सिचुएशंस बनी, पॉलिटिकल सिचुएशंस की मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट कुछ सिचुएशंस बनती है, इमरजेंसी लगती है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आप सबको पता होगा 75 से 77 तक हमारे देश में इंटरनल बेसिस के ऊपर पहली बार देश में इंटरनल बेसिस के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, उस समय पर सरकार को ये रियलाइज होता है कि भारत के अंदर लोगों की ड्यूटीज को भी होना चाहिए, केवल राइट से काम नहीं चलेगा, भारत के अंदर लोगों की कुछ ड्यूटीज भी होना चाहिए। भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। अब मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, किस तरीके से मौलिक कर्तव्य को फॉलो करवाया जाएगा, क्या किया जाए, उस समय सरकार बड़ी कंफ्यूज थी। सरकार ने ये किया, उस समय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये करा कि पहली बार ध्यान आया कि लोगों की ड्यूटीज होनी ही चाहिए। और पहली बार फील किया कि इमरजेंसी के टाइम पे होता है ना, कई चीजें हम कब फील करते हैं, जब एकदम इमरजेंसी आ जाती है। हालांकि देखो पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत अलग था, मैं बताऊंगा आगे इसको, और उसको पॉलिटिकली मत लेना, मैं वही चीजें बताऊंगा जो सच्चाई है कि क्या हुआ था उस टाइम पर ड्यूटीज के टाइम पर, या बेसिकली इमरजेंसी क्यों लगाई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। हम उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आगे ना, जब इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो चिंता मत करना, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी ये ध्यान रखो कि इमरजेंसी के टाइम पर सडनली सरकार को लगता है, क्या लगता है कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको फॉलो करवाना जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे जाके पता लगा कि एकदम कैसे लग गया सरकार को कि इमरजेंसी के टाइम पे कि फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करवा देना चाहिए। बट ठीक है, सरकार को लगा, अब सरकार ने सोचा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये जस्टिसेबल होनी चाहिए कि नॉन जस्टिसेबल होने चाहिए। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है, जैसे अपने फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई फॉलो नहीं करता है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर केस लड़ सकता है, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, मतलब जस्टिसेबल है, न्याय मिलेगा आपको इसमें। बट सरकार का ये सवाल था कि ड्यूटीज को अपन जस्टिसेबल रखे, अनजस्टिसेबल या नॉन जस्टिसेबल रखे। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है कि ये ड्यूटीज आपकी हैं, बट आप अगर ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ये बहुत कंफ्यूजन था उस टाइम पर सरकार के सामने। सरकार के सामने उस समय सबसे अच्छा तरीका था कि हम लोग एक कमेटी बना देते हैं, एक कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ सर्वेक्षण की जाएंगे, कुछ चीजों को देखा जाएगा, ऑब्जर्व करेगी, अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। वैसे ही किया सरकार ने। सरकार ने 1976 में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह जी। और कमेटी का नाम भी क्या रखा गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह जी। और कमेटी का नाम भी क्या रखा गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 के अंदर कमेटी बनी, और बहुत जल्दी, इमरजेंसी का टाइम था, बहुत जल्दी, मतलब ये मानते चलिए 75-76 के अंदर कमेटी बनी, और 76 के अंदर ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, बहुत जल्दी, बिकॉज इमरजेंसी का टाइम है, जल्द से जल्द सरकार कोई सोल्यूशन चाहती है कि क्या किया जाए। यही इसी टाइम पर ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन सरकार के सामने प्रेजेंट करती है। ये कमेटी ये कहती है कि देखिए सबसे पहली बात, हमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज रखनी चाहिए। ये कमेटी कहती है कि हमें 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रखनी चाहिए। भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उनके 8 मौलिक कर्तव्य होंगे, ये बात वो कहती है। फिर ये कमेटी कहती है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है अपने को रशिया के अंदर जैसी ड्यूटीज है, मतलब यूएसएसआर के अंदर जैसी ड्यूटीज है, वैसी कुछ मिलती जुलती ड्यूटीज अपने को फॉलो करना चाहिए। दैट मींस क्या है, ये कहती है कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कांसेप्ट है वो हमने कहां से ऑब्जर्व किया है? हमने रशिया से लिया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रशिया आज का बट पहले का यूएसएसआर से लिया। और 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने की बात करती है। तीसरी बात ये जो कमेटी कहती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आप जस्टिसेबल बनाओ, जो फॉलो नहीं करता है ना उस पर आप लगाओ पेनल्टी इंपोज करो, उसको पनिशमेंट दो। और जितने भी लोग इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हैं या इन ड्यूटीज का इंफ्रिंजमेंट करते हैं, इंफ्रिंजमेंट समझते हैं ना आप, इसका विरोध कर रहे हैं, इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं या इसको बाईपास करते हुए जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर आप पेनल्टी लगाओ। पेनल्टी कैसे लगाओ?
500 रुपए का जुर्माना, 1000 का जुर्माना, 600 का जुर्माना, जो भी सरकार को लगता है वो पेनल्टी लगा। दूसरी चीज, पेनल्टी नहीं लगा रहे, पनिशमेंट दो, कुछ ना कुछ इनको पनिशमेंट दो कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, जेल में जो भी है पनिशमेंट दिया जाए। दैट मींस इस कमिटी ने ये बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज के कांसेप्ट को जस्टिसेबल बनाओ। नॉन जस्टिसेबल अगर बना दिया ना तो लोग फॉलो नहीं करेंगे, लोग बड़ा ग्रांटेडली लेंगे। अब यहाँ पर इस कमिटी ने ये भी कहा कि जैसे टैक्स को पे करना, पेइंग टैक्सेस के लोगों को अपना टैक्स पे करना चाहिए, इलेक्शंस के अंदर लोगों को अपना वोट देना चाहिए, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज हो। जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज थी उसमें इनको भी उन्होंने इस कमिटी में इंक्लूड किया था। सरकार ने स्वर्ण सिंह कमेटी की बात सुनी, इनके रिकमेंडेशंस को देखा कि अच्छा, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पेइंग टैक्सेस और वोटिंग इन द इलेक्शंस ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि इसको और जस्टिसेबल होना चाहिए, लोगों को फॉलो करना चाहिए और 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। अब सरकार ने इन बातों के ऊपर, इस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर काफी विचार किया, बहुत सरकार ने विचार करा। सरकार को लगा कि देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज को जस्टिसेबल करना इस समय पे सही नहीं है। क्यों सही नहीं? इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही है, लोग पहली आक्रोश के अंदर है, ऐसे में संविधान में एक ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जाए जिसको फॉलो ना करने पे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगी या लोगों को पैसा देना पड़ेगा, पेनल्टी, सारी चीजें उसके ऊपर होगी, तो लोगों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सरकार को ये लगा, सरकार ने पहला बात तो बोला नहीं साहब, इसको जस्टिसेबल नहीं करते, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल होगी, हम इसमें पेनल्टी ऐसी कुछ चीजें नहीं करेंगे, बट हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करवाने के लिए अपन आगे कानून बनाते रहेंगे, जिन कानून के द्वारा अपन ड्यूटीज को फॉलो करवाएंगे। चलिए पहली बात ठीक है। दूसरा, सरकार ने बोला कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप 8 बोल रहे हो ना, अपन 8 नहीं रखते, अपन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रखते हैं। 2 ड्यूटीज इन्होंने और जोड़ी तो कहा कि हम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रखते हैं, पर आप जो ड्यूटीज सजेस्ट कर रहे हो, जैसे टैक्स पे करो, इलेक्शन के अंदर वोट करना ही पड़ेगा, इससे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। सरकार का कहना, मेरा कहना नहीं, सरकार का कहना था, सरकार ये कह रही थी इससे उल्टा प्रभाव कैसे पड़ेगा, टैक्स पे करना है, हो सकता है सरकार मनमानी कर रही है इसको लेकर, लोगों को ये लगे इमरजेंसी का टाइम है, वोट देना है, हो सकता है सरकार प्रेशराइज कर रही है वोट देने के लिए, डेमोक्रेसी के अंदर किसी को वोट देने के लिए प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें सरकार को लगी, सरकार का माइंडसेट कुछ इस तरीके का था, तो सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम क्या करते हैं, हम संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का कांसेप्ट इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज का कांसेप्ट इंक्लूड किया जाएगा, बट हम कितनी ड्यूटीज रखेंगे, हम रखेंगे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसलिए हमारे संविधान में जब फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई ओरिजिनली 76 के अंदर, तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई। दूसरा, स्वर्ण सिंह साहब क्या बोल रहे थे, पेनल्टी लगाओ, मतलब काइंड ऑफ जस्टिसेबल रहनी चाहिए, क्या बोला नहीं, ये कैसी रहेगी, नॉन जस्टिसेबल होगी, कोई जस्टिसेबल वाली बात इसके अंदर नहीं होगी, इनका नेचर नॉन जस्टिसेबल होगा। ठीक है, ये 2 चीजें थी। अब सीधी सी बात है कि कोई नई चीज अपन संविधान में इंक्लूड कर रहे हैं, कोई नई चीज आप संविधान में ऐड कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जा रहा है। संविधान में जब भी कोई नई चीज ऐड की जाती है या रिमूव की जाती है तो क्या करना पड़ता है, संविधान में आपको करना पड़ेगा अमेंडमेंट, संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए सरकार संविधान में अमेंडमेंट करती है। अमेंडमेंट कौन सा, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 का, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सरकार एक अमेंडमेंट करती है, अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट को संविधान के अंदर ऐड किया जाता है। अब संविधान में जब अमेंडमेंट हुआ तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया, ऐड कहां करें संविधान में, लास्ट में थोड़ी ना करेंगे, बिकॉज़ हमारा संविधान है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, चीजें सीक्वेंस से चलती। तो हमने क्या बोला, पार्ट 3 के अंदर आपने क्या रखा है, फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 के अंदर आपने क्या रखा, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या एक तरीके के अधिकारी है लोगों के, नॉन जस्टिसेबल। तो सरकार ने बोला कि अपन काम करते हैं, अपन पार्ट 4 के बाद एक नया पार्ट जोड़ देते हैं, पार्ट 4A। उस पार्ट 4A के अंदर अपन फंडामेंटल ड्यूटीज रखते हैं। तो अपन ने क्या करा, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में एक नया पार्ट जोड़ दिया, उस पार्ट का नाम था पार्ट 4A। अब सिर्फ पार्ट जोड़ने से नहीं काम चलेगा, आर्टिकल भी होना चाहिए, तो एक नया आर्टिकल हमने जोड़ा, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A याद रखना, आर्टिकल 51 तक तो था, बट 51 के बाद अपने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। और जब हम ओरिजिनली बात करें तो ओरिजिनली हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो 1976 से जुड़ी थी। बट आज अगर मैं बात करता हूं तो आज हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वो 11 कौन सी है हम बात करेंगे। अब एक एक करके हर एक फंडामेंटल ड्यूटी को समझते हैं, जो कि काफी आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस आप लोग ध्यान से, करंटली भारत के संविधान में कितनी ड्यूटीज हैं, 11 ड्यूटीज हैं। आर्टिकल 51A और पार्ट कौन सा है, पार्ट 4A। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है इसको फॉलो करना सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजंस को, मतलब बाहर का अगर फॉरेन का आदमी भारत के अंदर आता है और उसको हम कहें कि नहीं भैया आप भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करो जो भारत के अंदर भारत के लोगों को दी गई है, तो जरूरी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना केवल और केवल इंडियंस के लिए एसेंशियल, मतलब भारतीयों के लिए जरूरी है। बाकी को फंडामेंटल ड्यूटीज जो बाहर के लोग हैं ना उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट ये नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। मैं बताऊंगा आगे इसके बारे में बात करेंगे, बट ये पॉइंट नोट कर लीजिए क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा ही फॉलो की जाती है, ना कि बाहर के व्यक्तियों के द्वारा। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्स नहीं कर सकती सरकार के, नहीं करना ही पड़ेगा, ये नहीं कर सकती सरकार, नॉन जस्टिसेबल है, मैं बता चुका हूं। और पार्लियामेंट कैन इंप्लीमेंट देम विद द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, मतलब पार्लियामेंट इनको इंप्लीमेंट करवा सकती है, बट याद रखना फॉलो करवा सकती है पार्लियामेंट, कैसे, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स के द्वारा, मतलब एक्ट बना के, कानून बना के। जैसे एग्जांपल की बात करें कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि हमको नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, अब ये फंडामेंटल ड्यूटी है, नॉन जस्टिसेबल सरकार इन्फोर्स नहीं करवा सकती। तो आपको लगेगा कि सर फिर तो कोई फॉलो नहीं करेगा, सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी, नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट के द्वारा फॉलो करवा सकती है, मतलब सरकार भी कानून बना के इसको फॉलो करवा सकती है। जैसे सरकार ने कानून बनाया नेशनल ऑनर एक्ट, नेशनल ऑनर एक्ट हमारे देश में, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हमारे देश में, इसमें सजा भी दी गई है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है तो इतने साल की सजा है। ये याद रखना कि भले ही फंडामेंटल ड्यूटी, कई सारे ऐसे कानून बने जिसके द्वारा सरकार ने उनको सजा का प्रावधान बना के रखा है। तो छोटी सी बात याद रखिएगा। चलिए अब एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज को समझते हैं जो कि काफी आसान है। सबसे पहले ड्यूटी की अपन बात करें तो आर्टिकल 51A के क्लॉज ए के अंदर आती है। याद रखना क्लॉज ए में क्या है, क्लॉज बी में क्या है, हाँ डिटेल में पूछा गया है कई बार। अब देखो ये ड्यूटी काफी आसान है। ये ड्यूटी ये कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये कहता है कि हम सबको संविधान की रिस्पेक्ट करना है। भारत के जितने भी लोग हैं वो संविधान के द्वारा बंधे हुए हैं, भैया हमारी ड्यूटी है कि हम संविधान की रिस्पेक्ट करें। हमारे संविधान में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस देकर रखे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी रिस्पेक्ट करें। इसी के साथ जो हमारे संविधान के अंदर जो हमारे आइडल्स हैं,
जिन आइडल्स पे, जिन प्रिंसिपल्स पे संविधान टिका हुआ है, जैसे हमारा सोशलिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म की बात करें, रिपब्लिक की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, सभी की रिस्पेक्ट आपको करनी है। इसी के साथ आपको हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी। अगेन ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। अब आप बोलोगे सर ड्यूटी है, नॉन जस्टिसेबल, कोई फॉलो नहीं हो तो क्या होगा? बता दिया मैंने। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, नेशनल ऑनर एक्ट भी है। अगर तुमने फॉलो नहीं करा इसको या डिसरिस्पेक्ट करी हमारे नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, सीधा जेल जाओगे। क्यों? बिकॉज एक कानून सरकार ने बना के रखे। सरकार को पता है कि भैया नॉन जस्टिसेबल है तो शायद कुछ लोग फॉलो ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही नॉन जस्टिसेबल है पर सरकार ने कई ऐसे कानून बना के रखे जिसके द्वारा सरकार इसको फॉलो करवा लेगी। तो ये पॉइंट याद हो गया। पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलती है? सबसे आसान, सबसे पहले रखाई इसको कि सबसे पहले संविधान की रिस्पेक्ट करो, संविधान के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो। देखो ड्यूटीज क्या कहती है? ड्यूटीज तुमको जोड़ती है किससे? अपने देश से जोड़ रही है। कि अगर ये हमारी ड्यूटी है तो हमको समझ में आना चाहिए कि यस, देश ने अधिकार दिए, अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस चीजों को फॉलो करूं। ड्यूटीज तुमको नेशन के करीब लाने के लिए है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जितनी भी ड्यूटीज है जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ड्यूटी की हम बात करते हैं, जो दूसरी ड्यूटी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51A क्लॉज बी के अंदर हमारी ड्यूटी आती है। ये ड्यूटी हमारी कहती है दैट टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे देश की जो नेशनल स्ट्रगल थी फ्रीडम की, मतलब हमारी आजादी की लड़ाई को इंस्पायर करने के लिए जो आइडियाज थे हमारे देश में, जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, जो पैट्रियोटिज्म था, जो देशभक्ति थी, उस आइडियोलॉजी को, उस विचारधारा को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना है, उसको फॉलो करना है कि देश, नेशन सुप्रीम है, देश से बड़ा कुछ नहीं। देश के अलावा आपको किसी दूसरे देश के लिए वफादार नहीं रहना, आपको अपने देश के लिए वफादारी रखनी। लेकिन सीधी सी बात है, ये ड्यूटी आपको इसलिए दी गई है ताकि आपको समझ में आए कि हमारे देश को जो आजादी मिली वो इतनी आसानी से नहीं मिली। बहुत लंबे समय तक, 200 साल तक लगभग स्ट्रगल हमने करा। कई लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया। कई लोग ऐसे जिनका नाम आप सुनते हैं, बट कई ऐसे भी जिनका नाम आपको पता तक नहीं, बट केवल उनके कारण आज मैं आपसे और आप मुझसे बात कर पाते हैं। तो ये ड्यूटी आपको यही कहती है कि भैया जो देश को आजादी मिली है ना, जिस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे वो लोग कि नेशन इज सुप्रीम, देश से बड़ा कुछ नहीं, उस आइडियोलॉजी को, उस आइडिया को, हमारे जो देश को आजाद करने की लड़ाई है, जो स्टोरी है, अगर मैं कहूं तो उसको ध्यान रखना है आपको, ताकि जब भी आप किसी चीज को बड़ी ग्रांटेड लें या अपनी फ्रीडम को ग्रांटेड लें तो आपको ये चीजें याद आ जाए कि ये जो फ्रीडम आपको मिली है इसे ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, बिकॉज वी डिडंट गेट दैट फ्रीडम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये आपकी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी होती है। देखो क्लॉज याद रखना। कई बार क्या होता है ना, जैसे आर्टिकल 51A का क्लॉज ए है, फिर क्लॉज बी है, फिर क्लॉज सी है। ये कई बार मैच द कॉलम्स के अंदर पूछ लेते हैं वो लोग कि क्लॉज सी किसके बारे में बात करता है, क्लॉज बी किसके बारे में बात करता है, और फिर वहां पर अगर ये नहीं आया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? चलो अब तीसरी ड्यूटी की तरफ अपन बढ़ते हैं। थर्ड ड्यूटी काफी आसान है। आर्टिकल 51A क्लॉज सी के बारे में, सब आर्टिकल सी के बारे में। ये कहती है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखो बहुत आसान है ये ड्यूटी। ये कहती है कि भैया हमारे देश के अंदर हमारी जो एकता है, अखंडता है, और हमारे देश की जो संप्रभुता है, मतलब यूनिटी, आप उसको डिमोलिश मत करो। आपको ऐसा काम मत करो कि हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी भंग हो, हमारे देश की अखंडता भंग हो। आप रिलीजन के बीच में तनाव पैदा कर रहे हो, आप हमारे भाईचारे की भावना को हटाने की कोशिश कर रहे हो। ये आपको नहीं करना है। आपको ऐसे काम करना है जिसके द्वारा हमारे देश में जो चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे नेशन के लिए, वो हमेशा हमारे देश में बनी रहे, जिसके नाम से हमारे देश को जाना जाता है, वो चीजें हमारे देश में बनी रहे। तो ये आपकी एक तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। काफी आसान है, इसको फॉलो करिएगा, बिकॉज ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि इन ड्यूटीज को फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। चौथी ड्यूटी जो आर्टिकल 51A क्लॉज डी के अंदर आती है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। काफी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। ड्यूटी ये कहती है आपको अपने देश की रक्षा करनी है, टू डिफेंड द कंट्री। अब आप सोचेंगे सर मैं अपने देश की रक्षा कैसे कर सकता हूं? देखिए सीधी सी बात है, आपको अपने देश की रक्षा सिर्फ किसी बाहर के दुश्मन से नहीं करनी होती। देश की रक्षा इंटरनली भी की जाती है। इंटरनली कैसे? किसी बाहर की कंट्री का कोई ऐप है, आपको पता है कि ये ऐप इस कंट्री का है, और ये ऐप जो है हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहा है। आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो? उस ऐप का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको पता है कि कोई कंट्री जो है, उस कंट्री की कोई कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स भारत के अंदर मिलते हैं, और आपको पता है कि वो कंट्री उन प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद उससे जो प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट से वो गोलियां बनाते हैं, और उसी गोली से हमारे देश के वीर जवानों के ऊपर या उनको शहीद करने की या उनके बलिदान की या कह सकते हैं कि उनको मारने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को मत खरीदो। तो नेशन को डिफेंड करने के लिए केवल बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। नेशन को डिफेंड अपने घर में रह के भी किया जा सकता है, अपने आप को मजबूत बना के। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल की बात करें, एनसीसी क्या है? ये आपने सुना होगा, नेशनल क्रेडिट कॉर्प की बात कर रहा हूं। एनसीसी क्या है? एनसीसी के द्वारा आप अपने आप को एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में निखार सकते हैं। यही होती है ना एनसीसी। जिन लोगों ने ज्वाइन करा उनको पता होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि देश को सिर्फ फौज में रह के डिफेंड नहीं किया जा सकता है, देश को फौज से बाहर रह के भी डिफेंड किया जा सकता है। सिर्फ तुम्हारी विचारधारा सही होनी चाहिए, तुम्हारी आइडियोलॉजी सही होनी चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए कि ये चीज जो मैं कर रहा हूं या ये चीज जो आज के युवा कर रहे हैं, ये देश को किस ओर लेके जा रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं। किसी कंट्री को, मैं हमेशा बोलता हूं ना, किसी कंट्री को बर्बाद करना है, किसी कंट्री को अगर आपको खराब करना है, किसी कंट्री को अगर आपको लूप होल में लेकर आना है, तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस कंट्री के अंदर आप लस्ट को फ्री कर दो, नॉर्मल कर दो उस चीज को, या उस कंट्री के अंदर आप लेजीनेस को फैला दो। उस कंट्री के अंदर, उस कंट्री के युवाओं को किसी ऐसी चीज की लत लगा दो जिससे कि वो कंफर्ट जोन के अंदर आ जाए और स्ट्रगल करना भूल जाए। ये चीज अगर आपने कर दी तो आप बिना बॉर्डर पे लड़े उस कंट्री को खत्म कर दो, जो बाहर की कंट्रीज कर रही है हमारे देश के साथ। तो ये चीज है कि आपको समझ आना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने देश को डिफेंड करना है। सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज में लाइंस का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, इनको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद ये कहता है दूसरा पॉइंट, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी देश तुमको बुलाएगा तब तुमको देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जाना है। किसी कंट्री ने अटैक कर दिया हम पे, अब फौजियों की कमी हो रही है या कुछ इशू आया, देश ने तुमको बुलाया, तुमको जाना पड़ेगा। तुम मना नहीं कर सकते कि नहीं साहब मेरी क्या जिम्मेदारी, नहीं, जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है कि अगर तुम्हारा देश खतरे में है तो तुम्हें अपने देश को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो याद रखिएगा, ये हमारा आर्टिकल 51D, चौथी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी की हम बात करते हैं, दैट इज आर्टिकल 51A। देखिए ये भी काफी आसान सी है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, translating her religious, linguistic and regional or
सेक्शनल डाइवर्सिटीज, ये पहली ड्यूटी। ये कहती है ड्यूटी सबसे पहले यहां तक कि आपको अपने देश के लोगों के अंदर एक ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड की भावना को फॉलो करवाना है या खुद भी फॉलो करना है। हार्मोनी के साथ रहिए, आपस में भाईचारे का व्यवहार रखिए। चाहे हमारे देश में कितनी ही धर्मों के लोग हैं, कितनी ही भाषाओं के लोग हैं, कितनी ही रीजनल इनइक्वालिटी के लोग हैं, कोई यहां से बिलोंग करता है, कोई वहां से बिलोंग करता है, बट वो जो भाईचारा है, जो फ्रेटर्निटी, जो बंधुत्व है, जिसके बारे में प्रेमबल के अंदर भी हमने बात करी, वो हमेशा रहना चाहिए। इसको आपको डिविएट नहीं करना है, उससे आपको डिविएट नहीं होना है, उसको हमेशा फॉलो करिए। अगर आप उसको फॉलो करते तो फिर वो हम सब एक हैं, हम सब भारतीय, ये वाली फीलिंग हमेशा जागी रहेगी। अगर आप सिर्फ रिलीजन के अंदर, भाषा के अंदर, कास्ट के अंदर इसी में उलझे रहेंगे ना, तो फिर क्या हो जाता है कि हम अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। अंग्रेजों ने भी शुरुआत से इसी चीज का सहारा लिया, व्हाट इज दैट डिवाइड एंड रूल। और आज भी अगर वही चीज हो तो फिर लगता है कि यार इतने सालों में कोई फर्क पड़ा नहीं, हम समझे नहीं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ड्यूटी हमारी कि देश में बंधुत्व की भावना, ब्रदरहुड की भावना को बरकरार रखें, ना कि धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर या प्लेसेस के नाम पर कि साहब मैं वहां का हूं, तू यहाँ का है, हम मैं तुझसे बड़ा, तू हमसे छोटा, इसके नाम पे ना लड़े। सीधी सी बात है। दूसरी चीज ये कहती है कि टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। ऐसी अगर कोई प्रथा चल रही है, ऐसी अगर कोई प्रैक्टिस चल रही है जिसके द्वारा भारत के अंदर महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, महिलाओं के आत्मसम्मान को, डिग्निटी ऑफ द वुमन को पेनिट्रेट किया जा रहा है, पेनिट्राइज किया जा रहा है, या किसी भी तरीके से उनकी डिग्निटी को हम कह सकते हैं कि डिमोरलाइज किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ऐसी चीजों को प्रैक्टिस नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पर जो सती प्रथा थी उसको हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आज के टाइम पर भी अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस है जिसके द्वारा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो उस प्रैक्टिस को आपको नहीं करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपकी 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 51 क्लॉज एफ के अंदर आती है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड अवर कंपोजिट कल्चर। दो चीजें हैं यहां पर, देखिए क्या है। सबसे पहली चीजें कहती है हमारे देश की जो नेशनल हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज की बात करें, जैसे हमारे देश में कई सारे सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, कई सारे मंदिर हैं, कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो काफी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिजर्व करो। ये नहीं कि तुमने क्या करा, वो करते ना दिल बना दिया, फिर वो एरो बना दिया, एम वर्सेस वी, जो भी लिख देते हैं, देखा है मैंने, मेरे को तो बनाते भी नहीं आता, बट वो नहीं करना है आपको, खराब नहीं करना है। किसी प्लेस पे गए, पत्थर से उस पे दीवार पे चलना शुरू कर दिया, अरे भैया वहां तुम गए हो, हिस्टोरिकल प्लेस है, ये आपको नहीं करना। करोगे तो क्या सर, सजा नहीं, सजा मिलती है, याद रखना। हेरिटेज एक्ट भी है, नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट भी है अपने यहाँ पर, कि तुमने गड़बड़ करी तो सजा मिलेगी, पैसा भी लिया जाएगा, दंड का भी भुगतान करना पड़ेगा, पर इसलिए तुम्हारी ड्यूटी भी है कि इन चीजों को खराब ना करो। दूसरा, हमारा जो कंपोजिट कल्चर रहा है हमारे देश का, हमारे देश का कल्चर कितना डाइवर्स है। आप देखिए, पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, एमपी की बात करें, कश्मीर की बात करें, साउथ में कर्नाटका की बात करें, हर एरिया का कल्चर अलग अलग है। सेवन सिस्टर्स की बात करें, उनका कल्चर भी अलग है। तो इस कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करो। किसी को भी ये मत बोलो कि तुम ये वो, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि साउथ कोई हमारे लोग आते हैं, हमारे देश के लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड के, क्या बोलते हैं, तो चाइनीज है, अरे तो वो, अरे आपको क्या आगे करने का। उनके चेहरे को देख के, उनके कल्चर को देख के आप उस कल्चर पे कैसे ताना मार सकते हो, उनका कल्चर है। आप जब उस कल्चर को फॉलो नहीं करते तो आपको उसकी डिसरिस्पेक्ट करने का भी हक नहीं है, आप क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो कंपोजिट कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करो। समझना पड़ेगा कि साहब ये उनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, तो उनका कल्चर है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा अच्छा उनका बुरा। कंपोजिट कल्चर है हमारे देश का, हर व्यक्ति को अपने देश के हर एरिया के कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, यही आर्टिकल कहता है, और यही बेसिकली हमारी छठी ड्यूटी भी है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करें नेक्स्ट 7 ड्यूटी, जो कि आर्टिकल 51 क्लॉज जी के अंदर आती है। ये ड्यूटी काफी इंपॉर्टेंट है, टू वैल्यू, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव द कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर। सीधी सी बात है, ये आर्टिकल ये कहता है कि हमारे देश में हमारी जो नदियां हैं, जो जंगल है, जो रिवर्स है, जो लेक्स है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर है, उनको रिस्पेक्ट करो, उनको, उनकी रक्षा करो, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। ना कि तुम शिकार कर रहे हो, जंगल में जा रहे हो, जंगल को खराब कर रहे हो, नेचुरल एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो, नदियों को गंदा कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, ये नहीं करना है। अब इसके लिए बनाया भी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अपने देश के अंदर है। हालांकि किसी ने भी गड़बड़ करी तो लंबी सजा का प्रावधान भी उसके अंदर है। तो ये सरकार ने ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज है तो तुम फॉलो नहीं करोगे, करना पड़ेगा। सरकार अलग तरीके से फिर ये ड्यूटीज को फॉलो भी करवा देती है। तो ये पॉइंट याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको अपने देश के जितनी भी हमारे रिवर्स है, लेक्स है, एनवायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको खराब नहीं करना है, उसको आपको गली तरीके से, गंदे तरीके से, या कह सकते हैं कि खत्म नहीं कर देना है कि यार मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो सिर्फ घूमने आया हूं, मैं यहाँ पर नदी को पॉल्यूट भी कर दूं तो क्या दिक्कत है, मैं तो यहाँ आ रहा हूं, जंगल में चिप्स का पैकेट खाया, ये शराब भी बॉटल वहीं फेंक। ये नहीं करना है, ये गलत चीज नहीं करना। देश हमारा है, अपने घर को गंदा नहीं करते तो अपने देश को भी गंदा नहीं करना, सीधी बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपकी 8वीं ड्यूटी, जो कि आर्टिकल 51 है क्लॉज एच के अंदर आती है। ड्यूटी ये कहती है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये ड्यूटी कहती है आपको अपने अंदर जितने भी लोग भारत के अंदर है उनको एक साइंटिफिक टेम्पर और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को जानने की कोशिश करो, किसी भी चीज पे ऐसे भरोसा नहीं कर लेना, ज्यादा अंधविश्वासी नहीं बनना। ये इसके बारे में भी बात करता हूँ। ये भी कहता है कि साइंस को जानने की कोशिश करो, टेक्नोलॉजी को जानने की कोशिश करो, अपने आप को डेवलप करो। एजुकेशन के दौर में आपको अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, चीजों को जानने की कोशिश करो। ये पॉइंट यही कहता है, याद रखिए। देखिए वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ साइंस वही है जहां तक हम जानते हैं, साइंस वही है जहां तक हम जानते हैं। जो हम नहीं जानते हम उसको क्या बोलते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आज से 100 साल पहले जब कोई ये कहता था कि भैया एक टाइम आएगा जब इंसान हवा में उड़ेंगे, तो बोलते थे अरे ये हो ही नहीं सकता, अंधविश्वासी। बट वो इसलिए था बिकॉज उस टाइम तक हम इतना ही साइंस जानते थे कि हमको लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये वही चीज है कि जितना हम जानते हैं वही हम उसको साइंस मान लेते हैं। बहुत कुछ अभी एक्सप्लोर करना बाकी, बट ये कहता है कि भैया जो भी आप काम करो, ऐसा नहीं कि किसी भी बात पे तुम विश्वास कर रहे हो कि आज तो ये हो जाएगा, फिर ये ऐसा नहीं। एक साइंटिफिक टेम्पर तुम्हारा होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा है तो क्यों, किसी भी बात पे अफवाह पे भरोसा नहीं करना। ये बात कहता है और ये आपकी 8वीं ड्यूटी है। नेक्स्ट ड्यूटी आपकी 9th ड्यूटी है, आर्टिकल 51 क्लॉज आई के अंदर आती है।
ये कहती है कि भैया आपको क्या करना है, वायलेंस से दूर रहना है, दंगे फसाद के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, वायलेंस अगर हो रहा है तो वायलेंस से दूर रहो, और दूसरी चीज सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे अपनी स्ट्रीट लाइट्स हो गई है, हमारी रोड्स हो गई हैं, हमारी रेलवेज हो गई हैं, जितनी भी चीजें आप उसको प्रोटेक्ट करो, उसको खराब मत करो। कई लोग क्या है सड़कों पे गड्ढा कर देंगे, स्ट्रीट लाइट को फोड़ देंगे, रेल में गए तो रेल के पंखे टेढ़े कर देंगे, वहां से बल्ब लाइट ले जाएंगे, कंबल लेके आ जाएंगे। ये नहीं करना है, आपकी प्रॉपर्टी है, देश आपका है, संपत्ति भी आप लगभग मान के चलिए आपकी संपत्ति है, बट आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स पे करते तो आप खराब कर देंगे उसको, उसको डिमोलिश कर देंगे या गलत तरीके से उसका उपयोग करेंगे, ये आपको नहीं करना है। और दूसरी चीज, दंगे फसाद से आपको दूर रहना है, किसी भी ऐसी एक्टिविटी से दूर रहना है जिसमें देश के जान और माल को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये छोटी सी बात है, बट ये आप सबकी, मेरी, हम सबकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 है, क्लॉज जे के अंदर आती है। ये कहती है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कंसिस्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। देखिए बहुत अच्छी ड्यूटी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं इसको एक बहुत सिंपल सी लाइन में आपको समझाता हूं। ये ड्यूटी ये कहती है कि तुम अपने आप को डेवलप कर लो, अपने आप को डेवलप करो, बाकी ना ध्यान दो, अपने आप को डेवलप करो जितना हो सकता है, जितने स्फीयर्स है, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक, जितनी भी चीजें हैं, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम अपने आप को डेवलप करो। बिकॉज जब तुम अपने आप को डेवलप करोगे तो तुम अकेले डेवलप नहीं होगे, तुम देश को भी डेवलप करोगे। तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए तो सिर्फ तुम अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, तुम देश के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हो, समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए तो तुम सिर्फ देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, क्या अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम देश के लिए भी अच्छा कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे टीचर बन गए, तुम बहुत अच्छे सोल्जर बन गए तो सिर्फ तुम अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, तुम देश के लिए अच्छा कर रहे हो। ये वही कहता है, अपने आप को डेवलप करो, तुम डेवलप, देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी थी। अब इसके बाद मैंने बताया जैसे कि एक और फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ऐड की गई थी बाद में। ये ड्यूटी क्या थी, आर्टिकल 51 क्लॉज जे के अंदर ड्यूटी ऐड की गई। इसे ऐड के बाद मैंने बताया जैसे कि एक और फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ऐड की गई थी बाद में। ये ड्यूटी क्या थी, आर्टिकल 51 क्लॉज जे के अंदर ड्यूटी ऐड की गई। इसे ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इस ड्यूटी को ऐड किया गया। ये ड्यूटी ये कहती है कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं हमारे देश में, कितने, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, मतलब उनको बेसिक एजुकेशन दी जाए। ये ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, गार्जियंस की, उन बच्चों के पेरेंट्स की, या पेरेंट्स अगर नहीं है तो जो उनको पाल रहे हैं, जो उनके लीगल गार्जियंस है, ये उनकी ड्यूटी है कि उन बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दे, और सरकार फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है 6 से 14 साल के बच्चों को। आर्टिकल 21 इसी के बारे में तो है, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा उसको जोड़ा भी गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये ड्यूटी किसकी है, गार्जियंस और पेरेंट्स की है, क्या, कि अपने बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक है उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये आपकी सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज यहां पर हो गई है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भले ही इन फंडामेंटल ड्यूटीज को कहा जाता है कि ये जस्टिसेबल नहीं, बट कई सारी चीजें हैं, कई सारे कानून बने हैं जिनके द्वारा इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करवाया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें थी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और काफी आसान टॉपिक था, हम लोगों ने देखा, बहुत आसान है। इसको रिवाइज करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और आप सबको दिवाली की बहुत